गुजर गया जो वक्त उसे कभी याद मत करो। गुजर गया जो वक्त उसे कभी याद मत करो। मुकद्दर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। गुजर गया जो वक्त उसे कभी याद मत करो। मुकद्दर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। मुकद्दर में जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा। मुकद्दर में जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा। लेकिन कल के चक्कर में अपना आज बर्बाद मत करो। नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज जो है बिना समय वेस्ट किए मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं। बहुत हो गई बकवास और बहुत हो गया मोटिवेशनल क्वाट्स। आपको अगर मोटिवेट होना है तो आपको खुद को मोटिवेट करना है। आईने के सामने खड़े होके मोटिवेशनल वीडियो में लाऊंगा, आप लोग उसे देखना ना भूलिए। चलिए मुद्दे पे आते हैं। स्पेक्ट्रम के लिए हमारी सीरीज चल रही है, स्पेक्ट्रम का इतिहास। और देखिए, जब आपको कोई कहानी सुनाती है ना, आपकी दादी दादा जो भी हैं, आपके बड़े बुजुर्ग, अगर आपको कहानी सुनाते हैं तो आपको परफेक्ट याद रहता है। लेकिन अगर इतिहास पढ़ते हो तो आपको याद नहीं रहता है। उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि उसको आप इंटरेस्ट लेकर सुनते हो और जानना चाहते हो कहानी को, आपको याद होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये जब इतिहास पढ़ते हो तो आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि हम इतिहास रटने के लिए पढ़ रहे हैं, परीक्षा देने के लिए पढ़ रहे हैं और हमें चीजों को याद रखना है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से बार बार इतिहास जो है हमारे माइंड में से जंप कर जाता है, बाउंस कर जाता है। पढ़ते हैं उस समय हमें लगता है कि हमें याद हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है एग्जैक्टली। तो मैं आपको बता दूं कि आप जानने के लिए पढ़ेंगे तो आपको याद भी रहेगा, और मुख्य परीक्षा हो चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, आप अच्छे से पढ़ पाओगे। दैट इज कॉल्ड फोकस। आपको फोकस करना है, उस पर क्या करना है, फोकस करना है। तो आइए चलते हैं। आज हमने 9 चैप्टर पढ़ लिया है और 10वां चैप्टर आज मैं खत्म करूंगा। और 10वां चैप्टर जो है वह है आई थिंक स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ है। मैंने पिछली बार नोट्स बनाया था। हाँ, तो देखिए 10वां अध्याय है भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ। इकाई है स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ। अब देखिए, राष्ट्रवाद, हम ये 10वां चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, आप देख लीजिए। यही चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को अभी का अभी खत्म कर दूं इमीडिएटली आपको, और अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपको समझा भी दूं। क्योंकि भारत में उत्पन्न राष्ट्रवाद, देखिए वाद जो होता है ना, मैं आपको समझा रहा हूं कि वाद जो जुड़ जाता है ना, वाद मतलब एक प्रकार से समझ जाइए भक्ति। वाद का मतलब होता है भक्ति। राष्ट्रवाद, राष्ट्र की भक्ति। पितावाद, पिता की भक्ति। जमीनवाद, वाद मतलब एक बात होती है, भक्ति होती है, उसमें आदमी जो है डेडिकेटेड होता है, उसमें उसकी श्रद्धा होती है, उसी में वाद लगा होता है ये शब्द। तो राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र के प्रति श्रद्धा। तो कह रहा है कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ, मतलब ऐसा कौन सा मोड़ आया। हमने 1857 की क्रांति पढ़ा। 1857 की क्रांति से पहले कुछ जन आंदोलन हुए थे, उनके बारे में पढ़ा। जैसे किसान आंदोलन हुए थे, जन आंदोलन हुए थे, सैनिक आंदोलन हुए थे, सब हमने पढ़ा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो पहले जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे वीडियोस एक एक करके देख लीजिए, या फिर उससे पहले का 1857 की क्रांति देख लीजिए, जो भी है। उसके बाद अगर वहां से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो के अब मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा राष्ट्रवाद में अपने नोट्स शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको एक इंट्रोड्यूस करवा देना चाहता हूं राष्ट्रवाद से, कि ये जो वर्ड है ना राष्ट्रवाद, ये वर्ड जो है क्या कहता है। राष्ट्रवाद, आधुनिक राष्ट्रवाद क्या कह रहा है। तो जो आप देखते हैं ना कि स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह ने लड़ाई लड़ा, कुछ लोगों ने हिंसा के माध्यम से लड़ाई लड़ा। चंद्रशेखर आजाद जिसमें थे, भगत सिंह थे, है ना, राजगुरु थे, सुखदेव थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो ये सब लोग जो थे, ये सब हिंसा के बल पर जो है आजादी प्राप्त करना चाहते थे। इनकी राष्ट्र की जो भक्ति थी, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा थी, वो बहुत अधिक थी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके राष्ट्र के प्रति श्रद्धा तो थी, लेकिन वो एक सिस्टमेटिक तरीके मतलब कि बिना हिंसा लड़ाई झगड़ा किए हुए वह आजादी पाना चाहते थे अंग्रेजों से बाई प्रोसेस।
तो राष्ट्रवाद के अलग अलग रूप हैं, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कैसे ये राष्ट्रवाद प्रारंभ हुआ इसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। क्योंकि आगे जब हम स्वतंत्रता की लड़ाई पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कैसे कांग्रेस आया, उदारवादी चरण कांग्रेस का, और उसके बाद जो है जो लोग आए जो हिंसा के बल पर कांग्रेस में दो तरह के लोग थे, एक तो हिंसावादी थे, एक अहिंसावादी थे, दो भाग में कांग्रेस बटी थी, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। कांग्रेस की स्थापना हो गई, इस पर किस तरह आजादी की लड़ाई को, स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाया गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे करते 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 सारी घटना की बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम का पार्ट बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 10वां अध्याय, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद। और आई थिंक कि मेरा ये सोचना है कि आपके मन में भी राष्ट्रवाद की भावना होगी, राष्ट्र के प्रति प्रेम होगा, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा होगी, तो ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। छोटा सा चैप्टर है, अभी का अभी शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ गया होगा। लेके चलता हूं मैं आपके नोटबुक पे। इससे पहले मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। लाइक में जितने देखता हूं मेरी हिम्मत उतनी ही बढ़ती है। कभी कभी व्यूज कम देखता हूं तो मेरा मन करता है बंद कर दूं उस स्पेक्ट्रम सीरीज को, फिर सोचता हूं कि चलो चलने देते, हो सकता है कुछ बच्चे पहुंच, मतलब जो स्टूडेंट है वो मेरे भाई लोग पहुंच नहीं रहे होंगे वीडियोस पे, तो ऐसा होता है कभी कभी। बाद में सभी लोग आते हैं, तो चलते हैं, सिलसिला चलता रहता है। आता हूं अपने नोट्स बुक पे मैं आपको लेके चलता हूं और वहां से आपको बताता हूं। थैंक यू। तो दोस्तों, मैं आपको लेके आ गया हूँ अपनी नोटबुक पे। देखिए, मैं जब भी पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ तो अपनी ये जो किताब है और ये कॉपी है, दोनों को मैं साथ लेके आता हूँ और साथ लेके पढ़ता भी हूँ और साथ लेके आप लोगों से डिस्कशन भी करता हूँ। एक प्रकार का मेरा डिस्कशन आप सभी लोगों के साथ चल रहा है। तो बिना देर किए हुए आते हैं। देखिए, मैंने पेन लगा के रखा है। ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर कौन सा है भैया? तो ये इकाई 5 हम लोग पढ़ने वाले। पेज नंबर 230 है इस पृष्ठ का, 230, इकाई 5, अध्याय जो है 10वां अध्याय है, यानी 9 अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। चैप्टर का नाम है भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ। ये जो राष्ट्रवाद शब्द है इसको मैंने आपको बता दिया। आप इस एक बार बुक में एक माइनर रीडिंग लगा लीजिएगा, ठीक से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद मेरे नोट्स देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको कभी भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बड़े आराम से आपके नोट्स बन जाएंगे। चलिए, मैं आपको नोट्स पे लेके चलता हूं। और ये देखिए, मैंने आपके सामने बुक को मैं इधर रख देता हूँ। स्पेस काफ़ी कम है, मेरा कैमरा जो है जितना स्पेस कवर कर पा रहा है उसी को मैं यहाँ खोल पाऊँगा। ये बुक है, देखिए अभी तक जो मैंने नोट्स बनाए हैं 167 पृष्ठ तक मैंने नोट्स बनाए हैं। यहाँ से फिर 1-11 ऐसे शुरू है। 167 पेज का ये नोट्स। ये सारे नोट्स मैं आपके लिए मैंने बनाए हैं। तो इसमें मैंने जो आज का चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है, देखिए, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ। ये देख सकते हैं आप लोग, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ, जो मैंने पहले ही नोट किया था, पेज नंबर 63 से 67 के बीच में है। तो क्योंकि मैंने कुछ चैप्टर्स पहले ही बना लिए, तो 63 से 67 सीधे हम लोग आते हैं इस पेज पे। अभी 77 पेज चल रहा है। ये देखिए, 63 से 67, पेज नंबर 63 पे हम लोग आ गए हैं। देखिए, मैं थोड़ा कैमरा ऊपर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए कितना मस्त और कितने मज़े से हम लोग इसको पढ़ेंगे। मैं सीधे आपको जो है अपने स्टैंड को ही उठा लेता हूँ, तब शायद आपको दिखाई दे। जी देखिए, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ। अब ये भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ में भारत में सबसे पहले हम लोग राष्ट्रवाद का मतलब समझ गए हैं। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम। तो ये आधुनिक तौर पे, यानी कि आधुनिक तरीके से कब शुरू हुआ, यही आधुनिक तरीका जो है आज़ादी की लड़ाई तक रह गया था। इसके बारे में हमें जो है इस चैप्टर में जानना है। तो सबसे पहले भारत में राष्ट्रवाद का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए, राष्ट्रवाद
आप लोग किसी बच्चे से भी पूछेंगे ना, गांव के बच्चे से, कि भारत में राष्ट्र की जो भावना है, प्रेम भावना, वो क्यों उपजी, तो लोग क्या कहेंगे कि अंग्रेजों सब आया हुआ था और बड़ी जुल्म कर रहा था। तो अंग्रेजों को दूर भगाने के लिए, जब जैसे छोटे छोटे स्कूल में जब भाषण वाषण होता है ना बच्चों का, तो उसमें लोग कहते हैं कि अंग्रेजों को मार भगाया हमारे क्रांतिकारियों ने। तो हर कोई जानता है कि अंग्रेजों को मार भगाने के लिए लोगों में देश प्रेम जागृत हुई थी। तो यही है मूल कारण। भारत में राष्ट्रवाद का मूल कारण क्या है? उपनिवेशी नीति तथा प्रतिक्रिया। उपनिवेशी मतलब जो लोग यहाँ के नहीं हैं और उनकी नीति, औपनिवेशिक नीति तथा उनकी जो प्रतिक्रिया है, उन्होंने जो किया उस पे जो है लोगों को राष्ट्रवाद जगा। मतलब कि वो जो जो काम करते थे उसके लिए औपनिवेशिक नीति और औपनिवेशिक प्रतिक्रिया के कारण जो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ये मुख्य कारण है। अन्य कारण के बारे में जानते हैं, हमें सब कुछ अभी पूरा क्लियर होने वाला है। तो देखिए, पहला कारण जो है, पहला कारण है फ्रांसीसी क्रांति के कारण विश्व स्तर पर राष्ट्रवादी चेतना। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी तो उसमें एक चीज हुआ कि अंग्रेजों को जो है वहां से मार भगाया गया, अंग्रेजों को बहुत तंग किया गया और औपनिवेशिक नीति वहां कमजोर पड़ गई। तो इससे जो है पूरे विश्व में राष्ट्रवादी चेतना का उदय हुआ, राष्ट्रवादी विचारधारा का उदय हुआ। क्योंकि हमारे बगल में अगर कोई लड़ रहा है और वो अगर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, उसको और कोई हरा देता है तो हमें भी लगता है कि उसको हराया जा सकता है। तो ये चेतना जो थी, राष्ट्रवादी चेतना, वहीं से शुरू हुई। एक कारण ये था। दूसरा कारण आत्मविश्वास की भावना का प्रचार। आत्मविश्वास जो थे, बड़े बड़े महापुरुषों ने लोगों को ये याद दिलाया कि आप जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं आएगा, आपकी आत्मशक्ति जागृत नहीं होगी, तब तक आप किसी से लड़ नहीं सकते। तो राष्ट्रवाद लोगों को याद दिलाया गया कि राष्ट्र आपका है और इस विश्वास को जगाया गया, इस भावना का प्रचार किया गया। उसके बाद तीसरा, अंग्रेजों द्वारा भारत में आधुनिकता का प्रसार। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजी माध्यम को बढ़ावा दिया, पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को खत्म किया। तो आधुनिकता को उन्होंने लाया, रेल सेवा प्रारंभ की और कहने का मतलब है कि डाक सेवा प्रारंभ की, जिससे राष्ट्रवाद को बल मिला, लोगों को आपस में जुड़ने का मौका मिला। तो अंग्रेजों द्वारा भारत में जो आधुनिकता का प्रसार किया गया, जो मॉडर्न युग का प्रसार किया गया, वो भी एक कारण था। चौथा कारण, ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध क्या हुआ था? भारतीय आक्रोश। जो ब्रिटिश नीतियां थी, जो मुख्य कारण है ये औपनिवेशिक नीति, इसके लिए लोगों में आक्रोश था। जैसे रॉलेट एक्ट जो लाया गया था 1919 में, उसके बाद कई परंपराओं को खत्म कर दिया गया था। या जैसे कि 1857 की लड़ाई हुई थी, उससे पहले 1856 मतलब 18वीं 19वीं सदी में कई राज्यों को हड़प लिया गया। मतलब अंग्रेजों की सभी नीतियां हड़पने वाली ही होती थी। तो अंग्रेजी नीति जो थी, इससे भारतीयों में आक्रोश फैला और जिससे राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। तो अब पता चल गया होगा कि राष्ट्रवाद की भावना के क्या क्या कारण थे। इसको आप एक्सप्लेन करके आराम से लिख सकते हैं। यही नोट्स होता है, बुक में तो पूरा भरा हुआ है। अब आगे देखिए, अब देखिए ये हो गया। इससे क्या हुआ? भारतवासियों ने समग्र भारत की आर्थिक पिछड़ेपन का कारण उपनिवेशी शासन को माना। उन्होंने माना कि जब हमारा ये भारत पिछड़ा हुआ है, इसका एकमात्र कारण है, आर्थिक पिछड़ापन का एकमात्र कारण है उपनिवेशी शासन, जो कि मुख्य कारण माना जाता है भारत में राष्ट्रवाद का। ये प्रश्न आते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के कई कारणों का उल्लेख करते हुए लोग जो है इनके जो है राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक एकीकरण की व्याख्या करें, इस तरह से आ जाता है। अब देखिए आगे क्या हुआ। ऐसे प्रश्न जो है हमेशा आते हैं मेंस के एग्जाम में। ये हेडिंग जो मैंने दी है, देश का राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक एकीकरण किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अब अंग्रेजों ने कहा कि देश जो है, हर जगह जो है छोटे छोटे रजवाड़े हैं, छोटे छोटे राजा हैं, तो ऐसे तो भैया काम नहीं चलने वाला। उन्होंने क्या किया? एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की।
तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं एकीकरण मतलब होता क्या है। एकीकरण मतलब होता है छोटी छोटी जगहों को मिला के एक कर देना। तो देखिए कैसे उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक एकीकरण किया। किसने किया? अंग्रेजों ने किया। यह भी राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण कारण था। तो यहां देखिए इस लाइन को, ब्रिटिश साम्राज्य उत्तर में हिमालय, दक्षिण में कन्याकुमारी, पूरब में आसाम और पश्चिम में खैबर दर्रा तक फैली हुई थी, तिब्बत जाने वाले दर्रे तक। तो देखिए चारों तरफ जो है अंग्रेज ही अंग्रेज थे। मुगल तथा मौर्यों से भी बड़ा साम्राज्य था। कहते हैं कि मौर्य का साम्राज्य दक्षिण में नहीं था, मुगल दक्षिण में नहीं थे, लेकिन अंग्रेज दक्षिण में भी थे। मतलब मुगल और मौर्यों से भी बड़ा साम्राज्य था उनका। उनकी कुछ खूबियां जानते हैं, अंग्रेजों की नीति और उनकी खूबी। तो सभी भारतीय राज्य एवं रियासतें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सत्ता के अधीन थी। आप लोग जानते होंगे कि जो व्यापकता का सिद्धांत था उसमें प्रत्यक्ष रूप से तो डलहौजी मिला लेता था, लेकिन सहायक संधि की नीति जो थी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में जो आई थी, तो उसमें क्या हुआ था कि रियासतों को अप्रत्यक्ष रूप से भी जो वहां सैनिक रख दिए जाते थे, सैनिक पर ही वो लोग निर्भर हो जाते थे। तो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं ब्रिटिश सत्ता के अधीन वो काम कर रहे थे। उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक एकता हम देखें, पहला हमें राजनीतिक एकता देखना है तो एक दक्ष कार्यपालिका थी अंग्रेजों की। मतलब एक दक्ष कार्यपालिका मतलब कि जो काम लोग करते थे, जो भी कार्य थे, जो भी जिम्मेदारी थी, उसके लिए कार्यपालिका, संगठित कार्यपालिका थी उनके पास। ऐसा नहीं था कि वो किसी भी कार्य के लिए किसी और पर निर्भर रहते थे। संगठित न्यायपालिका थी। न्यायपालिका मतलब जो न्याय व्यवस्था थी, मजिस्ट्रेट थे, उनके अपने थे और उनका एक संगठित प्रभाव था, जिसके वजह से लोग जो थे वह पिछड़ जाते थे और यहाँ पे इनका ही आज्ञा जो है लोगों को मानना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि भारतीयों के लिए अलग से मजिस्ट्रेट रहते थे। उसके बाद संहिताबद्ध फौजदारी तथा दीवानी कानून। ये कानून क्या हुआ? फौजदारी तथा दीवानी मतलब राजस्व वसूलने का और पुलिस प्रशासन का जो भी कानून था सब संहिताबद्ध था। मतलब सारे जो है लिस्टेड थे, सबके लिए जो है एक पुस्तक थी और ये लोग सही धारा, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से जो है किसी को कोई भी सजा दे दी। तो ये पूरी तरह राजनीतिक एकीकरण था इनका, जिसके में एक अच्छी कार्यपालिका, अच्छी न्यायपालिका और फौजदारी या दीवानी कानून उनका जो था अपना था, और इसी को हम कहते हैं राजनीतिक एकता। राजनीतिक रूप से ये पूरी तरह एक थे और इनकी व्यवस्था काफी दक्ष थी। उसके बाद आगे देखते हैं प्रशासनिक सुविधाएं, सैन्य रक्षा उद्देश्य, आर्थिक व्यापन तथा व्यापारिक शोषण हेतु परिवहन के तीव्र विकास साधन का विकास। इन्होंने क्या किया था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए, सेना को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या फिर व्यापारिक शोषण के लिए, कहने का मतलब है चीज़ों को जल्दी। अब भारतीय क्या कहते थे, कोई चीज़ को 10 दिन में पहुंचाते थे, ये लोग एक ही दिन में ट्रेन से पहुंचा देते थे। तो परिवहन की तीव्र साधन का विकास हुआ, इन्होंने परिवहन का विकास किया। 1850 के उपरांत डाक सेवा आरंभ हो गई। अब एक दूसरे से संपर्क करना आसान हुआ, जिससे राष्ट्रवादी भावना को बल मिला। तो यहाँ पे जो है राष्ट्रवादी भावना को बल मिला, लोग एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठी लिखने लगे, चिट्ठियाँ जल्दी पहुँचने लगी। तो ये एक बड़ा कारण था राष्ट्रवाद का। ये सब कारण को देखते हुए ही राष्ट्रवाद का उदय हुआ। लोगों ने अंग्रेजों को मार भगाने का प्रयास किया और इसके लिए खुद को तैयार किया। तो सबसे पहले राजनीतिक एकीकरण का मतलब हम लोग समझ गए। आगे चलते हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर ये नहीं है, 63 से 67 4-5 पेज में है। अब देखिए एकीकरण पर राष्ट्रवाद का क्या प्रभाव पड़ा आखिर में। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अंग्रेजों का बहुत ही एकीकृत व्यवस्था थी, इसका प्रभाव क्या हुआ। तो एकीकरण से भारत के विभिन्न भागों के लोगों को आर्थिक हित एक दूसरे से जुड़ गए। देखिए अंग्रेजों ने तो अपने फायदे के लिए रेल चलाई, डाक सेवा चलाई, लेकिन यहाँ फायदा भारतीयों को भी हुआ। भारतीय लोग जो थे, बंगाल के लोग जो हैं, पंजाब के लोग से बात करने लगे, क्रांतिकारी एक दूसरे से बात करने लगे, लोगों के आर्थिक हित एक दूसरे से जुड़ गए। आर्थिक हित जुड़ने का मतलब है कि चीजें एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जल्दी पहुंचने लगी, क्योंकि वो रेलगाड़ी लोगों के लिए भी जो है उपयोग में लाई जाती थी। यातायात और संचार के साधनों का विकास से लोगों में आपस राजनीतिक संपर्क करना आसान हो गया। तो यहाँ पे दो कारण हुए। देखिए दोनों, आप इतना बड़ा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। एक तो लिखेंगे आर्थिक हित जुड़े, बस आर्थिक हित जुड़े लिखना है। और दूसरा क्या हुआ कि राजनीतिक संपर्क हो गया,
राजनीतिक संपर्क करना आसान हो गया। इन दो चीजों को आप लोग नोट करके रखें। ऊपर हेडिंग दे दीजिए कि यातायात के साधन होने से क्या क्या हुआ, आर्थिक हित जुड़ गए और राजनीतिक संपर्क, लोगों से एक दूसरे से लोग संपर्क करने लगे, बातें करने लगे और कोई भी जो योजना तैयारी करने में जो है एक दूसरे से आराम से वो मिल पाते थे। अब चलते हैं कुछ अन्य कारक। कभी कभी आता है राष्ट्रवाद में को बढ़ावा देने वाले कारकों को आप की व्याख्या करें, तो तब आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो इजीली आप लिख सकते हैं और बहुत ही अच्छा उत्तर लिख सकते हैं दोस्त। तो चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रवाद में अन्य कारक की भूमिका क्या थी। देखिए, पाश्चात्य चिंतन एवं शिक्षा, अब इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि उस समय लोग क्या करते थे, शिक्षा को बहुत बढ़ावा देते थे, लेकिन उसमें अंग्रेजी सरकार अंग्रेजी शिक्षा को, पश्चिम के शिक्षा को, अपने देश की शिक्षा को बढ़ावा देती थी। तो ट्रेवलियन, मैकाले, बेंटिक, ये लोग कौन थे, तो अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के प्रयास में इनका जो है योगदान बहुत अधिक था, बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने क्या किया कि नव शिक्षित वर्ग के लिए पाश्चात्यवाद उदारवादी द्वार खोल दिए। मतलब कि पश्चिम की शिक्षा लेने के लिए, अंग्रेजी शिक्षा लेने के लिए उन्हें कई छूट दिए नवयुवकों को, ताकि नवयुवक अंग्रेजी सीखे। उसके बाद क्या होता था कि राष्ट्रवादी भावना को जागृत करने के लिए फ्रांस, रूस में जो क्रांति हुई थी, उन सब क्रांति के जो लेखक थे, लेखक कौन कौन थे बड़े बड़े क्रांतिकारी, तो देखिए स्टुअर्ट मिल, पेन, रूसो, वोल्टेयर, इन लोगों का आपने नाम सुना होगा। कुछ लोगों का नाम आप लोग याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये। इनके लेख जो है भारतवासियों को पढ़ना था। अब भारतवासियों को इनके लेख पढ़ना था तो उन्हें अंग्रेजी सीखना था। वो सीखे, उनको सीखना पड़ा, और लेकिन उसे सीखने से फायदा हुआ कि राष्ट्रीयता और स्वशासन की भावनाएं जागी। अगर ये अंग्रेजी नहीं सीखते तो यहाँ पर ये चीज को पढ़ नहीं पाते, और पढ़ नहीं पाते तो सीख नहीं पाते। तो देखिए ये कितना बड़ा कारक था राष्ट्रवाद को हवा देने के लिए। उसके बाद सभी भाषा के लोगों को अंग्रेजी शिक्षा में प्रसार में एक मंच पर लाकर, अब देखिए कोई बंगाली है, कोई तमिल है, कोई तेलुगु है, कोई मलयालम है, कोई ओडिया है। हमारे देश में इतना जो है डाइवर्सिटी है, इतने अलग अलग प्रकार के इन प्रकार के लोग हैं, इतनी तरह की भाषाएं बोली जाती है, तो वहाँ पे एक अंग्रेजी ही ऐसा माध्यम था जिसको ग्लोबल लैंग्वेज भी बोला जाता है। उसको बोल के आप कहीं भी विश्व में जो है किसी से बात कर सकते हैं। तो क्या किया, लोगों को एक मंच पर लाके खड़ा कर दिया, अलग अलग तबके, अलग अलग भाषाएं लोगों को, और विदेश की यात्रा लोगों ने की और राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा मिली। अगर उन्हें भाषा पता नहीं होती अंग्रेजी, तो विदेश में ये लोग जा नहीं पाते, वहां की भाषा बोल नहीं पाते, उनसे बात नहीं कर पाते। तो देखिए कि कितना बड़ा रोल निभाया पाश्चात्य चिंतन एवं शिक्षा ने। पश्चिम की शिक्षा अंग्रेजी जो थी, किसने कितना बड़ा रोल निभाया, किसको राष्ट्रवाद की भावना को बल देने के लिए। चलिए दूसरा कारक देखते हैं। दूसरा कारक है प्रेस एवं साहित्य की भूमिका। आप लोग जानते होंगे कि कई बार प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई थी। क्यों? क्योंकि प्रेस में ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग होता था जिससे लोग भड़क उठते थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो प्रेस ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लिखा हुआ है कि 1877 तक समाचार पत्रों की संख्या मात्र 169 थी, लेकिन आजादी से पहले आते आते 1 लाख हो गई। क्यों? क्योंकि लोग मानते थे कि अखबार ही एक ऐसा माध्यम है जिससे राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया जा सकता है। प्रेस ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप चाहे तो प्रेस के बारे में खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हिंट्स मैं देता हूं जो मैंने छाटा है। प्रेस ने जो है आधुनिक विचारों की व्यवस्था तथा स्वशासन, दीवानी अधिकार, औद्योगिक इत्यादि के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेस ने लोगों को बताया कि किस प्रकार आधुनिक विचार हमारे देश में घर बना रहे हैं, औद्योगिकरण को कैसे बढ़ावा मिलेगा। यानी लोगों के जो आधुनिक विचार थे, एक लाइन में लिखिएगा, इस पूरे को आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि लोगों के आधुनिक विचार को बढ़ावा मिला। किससे? प्रेस के लेख से। एक पर एक लेखक जो थे वो लेख लिखते थे। 19वीं 20वीं सदी के आरंभ में साहित्य की रचना हुई। अब साहित्य में क्या था कि कथा, कविता, निबंध, शायरी, उपन्यास। आप लोग जो शायरी सुनते हैं ना, इनकलाब जिंदाबाद, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ऐसी ऐसी बहुत सारी आपको कविताएं, ऐसी ऐसी चीज़ें लोग लिखते थे। तो ये सब साहित्य का ही एक भाग था, लेखन का ही एक भाग था, जिससे देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना को
जागृत किया। तो आप मानते हैं कि प्रेस और साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण था राष्ट्रवाद की भावना को बल देने के लिए। हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बांग्ला में रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय तो कई वो भाषा जानते थे, इनको एक भाषा ज्ञाता नहीं कह सकते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये सब थे उस समय के प्रख्यात राष्ट्रवादी साहित्यकार थे जिन्होंने ऐसे ऐसे लेख लिखे जिनसे लोगों में जागृति पैदा हुई, जागृति उत्पन्न हुई। इन सभी साहित्यकारों ने अपने लेखन से स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, राष्ट्रवाद की भावना, एकता की भावना को बढ़ावा दिया। बताइए इसमें याद करने वाला क्या है? लेकिन पूछ देगा तो बड़े बड़े लोग सीधे मुंह बांध देते, मुंह खोल देते हैं, अब क्या होगा, इतना इतना खतरनाक प्रश्न पूछ दिया, राष्ट्रवाद के कारक। चलिए ठीक है, लेकिन पता नहीं चल रहा है, 10 लाइन लिखेंगे, 4-5 लाइन, उसके बाद पता नहीं चलेगा क्या लिखें। तो आपके पास ये बोल्ड पॉइंट्स होने चाहिए। आपको बस ये सब चीज अब याद रखिए, पाश्चात्य शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका, है ना, ये बस याद रखिएगा, आपको ये सब चीज अपने आप माइंड में आ जाएगी। भारत के अतीत का पुनर्अध्ययन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक था। भारत के अतीत का पुनर्अध्ययन क्या हुआ था कि भारत में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हराए और दूसरी बार मोहम्मद गौरी से हार गए। अब ये भारत का इतिहास कौन बताएगा? कौन बताएगा महाराणा प्रताप का इतिहास कि अकबर से उन्होंने लड़ाई की और उनका जो था 40 किलो का एक मन का भाला था, उनके पास बड़े बड़े घोड़े थे। तो ये वीरता की कहानियां कौन कहेगा भाई? तो ये कहानियां, ये लेख कहेंगी भारत के अतीत का पुनर्अध्ययन किया गया, जिससे राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला। जी हाँ, ये सब में मैंने इसी सब चीजों का वर्णन किया है, इन्हीं सब चीजों के बारे में लिखा है कि प्रसिद्ध इतिहास R.G. भंडारी का, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ये लोग कहते थे वेदों की ओर लौटो। तो ये लोग भारत का इतना गुणगान करते थे कि इनकी लेख पढ़ पढ़ के इन्होंने जो अतीत का पुनर्अध्ययन किया, उसकी पुनर्व्याख्या की फिर से, जिससे लोगों को सुन सुन के प्रेरणा मिली और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। भारत में जो थी भारत की कला, भारत की साहित्य, भारत में गणित, दर्शन, वास्तुकला, आर्यभट्ट की कहानियां, ये सब जो थे सुन सुन के लोगों को लगा कि नहीं, भारत में जो है, हमारा भारत बहुत ही सुंदर देश है, और लोगों में भारत के प्रति प्रेम की भावना जगी, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जगी। तो ये अतीत के जो का पुनर्अध्ययन था, इसने भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला, सामाजिक धार्मिक सुधार का विकासात्मक साथ। देखिए हम क्यों स्पेक्ट्रम में लाइन से पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले दो चैप्टर हमने पढ़े थे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की विशेषताएं, और दूसरा पढ़ा था 9वां अध्याय, सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलनों का अवलोकन। तो दोनों में हमने पढ़ने क्या मिला कि सामाजिक धार्मिक सुधारों का एक विकासात्मक प्रभाव जो था हमेशा रहा। इस सदी में भारत में कई सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए और इसने क्या की, राष्ट्रवाद को नई उड़ान दी। इसीलिए कहा जाता है कि पहला चैप्टर देख लिया। उसके बाद कई सारे कार्यक्रम चलाए गए, सामाजिक कुरीतियां दूर हुई और एक स्वशासन की स्थापना हुई। अब देखिए, मध्यवर्गीय बुद्धिजीवों का उत्थान। मध्यवर्गीय लोग कौन थे? इनकी ज्यादा संख्या थी, बहुत निचले स्तर के लोग कम थे, बहुत ऊपर स्तर के लोग कम थे। मध्यवर्गीय जो कहते हैं मिडिल क्लास फैमिली, इनकी संख्या बहुत ही अधिक थी। तो अंग्रेजों की प्रशासनिक तथा आर्थिक प्रक्रिया से एक नवीन मध्यवर्गीय नागरिक श्रेणी का उदय हुआ। कौन? तो इन्होंने क्या किया, मिडिल क्लास लोग जो थे, इन्हें ज्यादा पैसे वाले थे, ना ही ज्यादा गरीब थे, ये पढ़ सकते थे। इन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी। सबसे पहले इन्होंने काम क्या किया, अंग्रेजी भाषा सीखा और बड़ी बड़ी परीक्षा देके ऊंचे पदों पर आसीन हुए। पहले बड़े बड़े पदों पर जाके बैठे। अब बैठने बाद इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन में उनके सभी चरणों में नेतृत्व प्रदान किया। पहले पढ़ लिख लिए अंग्रेजों के शिक्षा पद्धति पे, अब उन्हीं के शिक्षा से उन्हीं को मारा और लीडरशिप किया। अंग्रेजी कई सारे आंदोलन हुए, इसमें अगुवाई की। प्रशासक वर्ग होने से इन्होंने क्या किया, राष्ट्रवाद को नई ऊर्जा का आह्वान किया। क्योंकि प्रशासक वर्ग कहने का मतलब कि अगर आपके जिले का डीएम ही किसी चीज के लिए आवाज उठाए तो आपका आवाज अपने आप पीछे से उठ जाता है। उसी प्रकार हुआ, प्रशासक वर्ग में जो बैठे थे, अधिकारी वर्ग में थे, तो ये जब कुछ आवाज उठाते थे तो इनकी आवाज को अलग एक हवा मिलती थी, नई ऊर्जा का आह्वान हुआ। समझ गया? छठा, समकालीन घटना का विश्वव्यापी प्रभाव। अब ये हमने इससे पहले ही पढ़ा था कि इटली, फ्रांस,
आयरलैंड की घटनाएं, सब जगह जो था उपनिवेशी शासन, ब्रिटेन, खासकर ब्रिटेन सभी जगहों पे कब्जा जमाए हुए था और इन सब जगह इसका विरोध हो रहा था। तो उस सब का प्रभाव भारत में भी देखने को मिल रहा था। लोगों को, राष्ट्रवादियों को जो है नई सीख मिल रही थी भारत में। उसके बाद ब्रिटिश शासकों का जातीय अहंकार और भेदभाव की नीतियां, देखिए हम लोग तो बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, बड़ा वो लोग काले गोरे का भेदभाव करते थे, हम लोग पूरे स्पेक्ट्रम में यही पढ़ते आ रहे हैं कि क्या क्या कारण हुआ था। तो देखिए काले गोरों के लिए अनुकूल तथा भारतीय के लिए प्रतिकूल नीतियां थी, मतलब माफ कीजिए गोरों के लिए, तो गोरों के लिए ये लोग अच्छी नीति बनाते थे, कालों के लिए खराब। वो अपने अहंकार में चूर थे। वो लोग क्या करते थे, भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगा देते थे, जो भारतीय भाषा में छपती थी उस पर प्रतिबंध लगा देते थे, महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति से भारतीयों को वंचित कर देते थे, कोई कमीशन नहीं देते थे, भारतीयों को सदस्यता नहीं देते थे, मत देने का अधिकार नहीं देते थे। मतलब ये तो बहुत ही आसान है इसको लिखना। तो जातीय अहंकार और भेदभाव की नीतियों ने जो है राष्ट्रवाद की भावना को क्या किया, उजागर किया। अब इसमें देखिए आगे, कांग्रेस के गठन से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, अब कांग्रेस का तो गठन हुआ था बाद में, कांग्रेस ने तो आवाज उठाया ही था, लेकिन उससे पहले कई संस्थाएं थी। कुछ संस्थाओं का नाम आप याद करके रख सकते हैं, है ना। जैसे राजा राम मोहन राय द्वारा 1836 में बंग भाषा प्रकाशित हुई, प्रकाशक सभा। 1838 में जमींदारी एसोसिएशन। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। 1851 में जमींदारी एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों को मिला के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बन गया। 1866 में दादा भाई नेरोजी द्वारा जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। मतलब कुछ चीजों का आप लोग नाम नोट करके बड़े अक्षरों में आप बस याद रखिए। उसके बाद बंबई में 1867 में गोविंद राणे द्वारा पूना सार्वजनिक सभा। मद्रास में 1884 में क्या हुआ, मद्रास महाजन सभा की स्थापना। तो ये संस्थाएं थी, ये हमेशा जो थी राष्ट्र प्रेम के प्रति लोगों को जागृत कर दी थी। तो इन सब लोगों का भी अच्छा खासा सहयोग था। उसके बाद कांग्रेस से पूर्ववर्ती अभियान, मतलब कांग्रेस से पूर्व कुछ अभियान चलाया गया। जैसे 1850, देखिए हम लोग जानते हैं 1885 में कांग्रेस आया था, तो 1875 में 10 साल पहले क्या हुआ, कपास पर आयात शुल्क बढ़ाने के विरोध में प्रदर्शन हुआ था। कपास पर इन्होंने क्या किया, 1875 में आयात शुल्क बढ़ा दिया, इससे महंगाई बढ़ गई थी, तो उसके विरोध में आंदोलन हुआ। लॉर्ड लिटन के अफगान नीति जो थी उसके विरोध में। शस्त्र अधिनियम की भारतीयों को शस्त्र रखना मना है, या शस्त्र रखेंगे तो अंग्रेजों की जानकारी में रखेंगे, इसका विरोध हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के में विरोध हुआ, ये भी 1878 में था। सिविल सेवा में उम्र कम करने के लॉर्ड लिटन ने उम्र कम कर दिया था। तो सब ये सारी घटनाएं कांग्रेस से पूर्व हुई थी और सब में अंग्रेजों का विरोध हुआ था। तो इसके प्रभाव से भी जो था राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला। तो देखिए कौन कौन सी चीजें कितने आराम से हम लोगों ने पढ़ लिया, है ना। पहला हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, पहला पाश्चात्य चिंतन एवं शिक्षा। ये सारे कारक है जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को बल दिया। प्रेस एवं साहित्य की भूमिका, उसके बाद भारत के अतीत का पुनर्अध्ययन, उसके बाद राजनीतिक धार्मिक सुधार आंदोलन, मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान, समकालीन घटना उस समय जो विश्व में हो रही थी, ब्रिटिश शासकों का जातीय अहंकार और भेदभाव, उसके बाद कुछ अभियान, कुछ संस्था, उसके बाद कुछ अभियान जो कांग्रेस के गठन से पूर्व हुए, विद्रोह हुए। अब इन सब ने, मैंने देखिए लाइन लिखी है, लास्ट में डिक्लेयर किया है कि उपरोक्त राजनीतिक संस्थाएं, जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं और अभियान, सबका लक्ष्य एक ही था। क्या था लक्ष्य, कि भारत में भारतीयों के साथ हो रहे अत्याचार और भेदभाव को समाप्त किया सके। इन आंदोलन के प्रभाव से राष्ट्रवाद की भावना को क्या हुआ, बल मिला। इतना लिख देंगे, पूरे के पूरे मार्क्स, 1-2 मार्क्स कम, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। राष्ट्रवाद को की भावना को बढ़ाने वाले कारक या बल देने वाले कारकों का उल्लेख क्या था। इसमें याद करने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल कुछ संस्थाओं का नाम याद रखिए, बस यही ना है। तो यहाँ चैप्टर देखिए इजीली खत्म हो गया। इसमें हमने बस यही पढ़ा, क्या पढ़ा था, मेन हमारा जो मोटो था, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ कैसे हुआ, बस हमें प्रारंभ पढ़ना था। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ कहाँ से हुआ। इजीली ये चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर मैंने आपके लिए रेडी कर दिया है आज ही, और मैं इसे कल वीडियो लाऊंगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उदारवादी चरण। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, इसको देखना ना भूले। चलिए आते हैं अब अपने मेन वीडियो पे।
तो देखिए दोस्तों कितने आराम से हमने इस चैप्टर को पढ़ा और हमारा यहाँ से शुरू हो गया स्वतंत्रता संग्राम। और मान के चलिए आप भी एक लड़ाकू हैं, स्वतंत्रता सैनिक है स्वतंत्रता संग्राम के, और आप भी इसमें लड़ रहे हैं, ये मान के चलिए और समझ के बूझ के आगे की पढ़ाई हम लोग करेंगे और आराम से ये पूरा का पूरा जो है सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर भी जल्दी खत्म होने वाला है। देखिए लगभग ऑलमोस्ट जो है 40% खत्म हो चुका है, तो जल्दी हम इसे खत्म कर देंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, 11 चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।